जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। अशोक स्तंभ में शेर की आकृति को लेकर विपक्षी दल आपत्ति कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि शेर को आक्रामक दिखाया गया है, जबकि असल चिन्ह में शेर सौम्य दिखाई देता है। विपक्ष के इस दावों को लेकर ABP न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला है कि अशोक स्तंभ में जो आकृति दिखाई दे रही है उसमें आपत्ति करने जैसा कुछ भी नहीं है। इस बारे में इतिहासकार रवि भट्ट कहते हैं कि यह अशोक स्तंभ एक कलाकृति है और यह हमेशा कलाकार के मिजाज के आधार पर बदलती दिखाई देती है। मौर्य काल के समय की बेहतरीन और सबसे चर्चित आकृतियों में अशोक स्तंभ शुमार है। आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT का गठन किया है। IG परतिंदर सिंह की अध्यक्षता में SIT जांच करेगी। DIG अमित कुमार वर्मा भी जांच टीम में शामिल है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हाथरस और मुजफ्फरनगर में मामले दर्ज है। बीते दिन मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की अदालत ने पिछले साल सितंबर में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई की सुनवाई करेगी। मोहम्मद जुबैर को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था और उनके खिलाफ FIR में धारा 153B, 505B और 505(2) जोड़ी गई। मंगलवार को झारखंड में PM ने दौरा किया और यहां पर उन्होंने 16,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद PM मोदी ने देवघर में कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो निकाला। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ के धाम में पूजा की। पूजा करने के बाद PM ने वहां पर जनता को भी संबोधित किया। पूजा से पहले निकाले गए रोड शो में प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की कतार इंतजार में खड़े थे, जिनमें से अधिकतर ने भगवा कपड़े पहन रखे। मोदी की भीड़ और हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते रहे थे। आज सोने की कीमतों में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। वहीं चांदी की कीमत में 650 रुपये की गिरावट आई है। इस समय कई दिनों से गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा पिछले हफ्ते भी सोना करीब 1500 रुपये सस्ता हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 15 रुपये की बढ़त के साथ 50,581 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया। वहीं इससे पहले कारोबारी सत्र में पीली धातु का भाव 50,566 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सपाट क्लोजिंग के बाद मंगलवार को बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सुबह से ही मार्केट में बिकवाली हावी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशाने बंद हुआ। सेंसेक्स 508.62 अंक यानी कि 0.94% फिसलकर 53,886.61 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 157.70 अंक यानी कि 0.97% की गिरावट के बाद 16,058.30 के लेवल पर बंद हुआ है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात में वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया। वहीं उनके साथ 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। इनमें छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव और महाराष्ट्र के नेता मिलिंद देवड़ा का नाम है। वहीं हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पंजाब के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना किसका समर्थन करेगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की वकालत करते रहे, लेकिन अब उनके एक बयान ने विपक्ष के खेमे में हलचल पैदा कर दी। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर कहा, विपक्ष हमेशा रहना चाहिए। हमारी विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ अच्छे संबंध है। हमने पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार के बजाय प्रतिभा पाटिल को समर्थन किया था। शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। शिवसेना कभी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेती है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार 17 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक के लिए संसद के दोनों सदन में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सके। PM मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ इस सरकार के कई अन्य मंत्री भी सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। सरकार इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी ताकि संसद के दोनों सदनों का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।
कोरोना की लहर के बाद अब तक करोड़ों लोगों के वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अगर आपने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है तो आपके लिए जरूरी खबर है। एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि जिन भी लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगवाई है उनको सिर्फ एक फॉर्म मिलना और फॉर्म फिल करना होगा। आपको पूरे 5,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनमें कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर किए जा रहे इस दावे की सच्चाई पता लगाने के लिए पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में लिखा है कि एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा 5,000 प्रदान किए जाएंगे। इस मैसेज का दावा भी फर्जी है। कृपया इस फर्जी मैसेज को फॉरवर्ड न करें। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए 5वें निगरानी सर्वे में पाया गया कि राज्य के 9 जिलों में कोविड-19 के संक्रमण दर पिछले सप्ताह 10% से अधिक थी। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि 7 से 8 जुलाई के बीच किए गए सर्वे से पता चला है कि कुछ क्षेत्रों में जांच संक्रमण दर भी 20% को पार कर गई है। अधिकारी ने कहा है कि इन निष्कर्षों ने विभाग को कम से कम 11 स्थानों को रेड जोन के रूप में चिन्हित करने के लिए बाध्य किया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री 1 साल से भी अधिक समय बाद राज्य के दौरे पर आए। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा प्रदेश सरकार के मंत्री मंगल पांडे भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लाउड स्पीकर विवाद के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर नियम सख्त कर दिए थे। अब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फिर चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कैंपस के बाहर नहीं आने देना है। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा है कि अगर आपके आसपास की किसी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में कोई लाउड स्पीकर बजाता है तो तत्काल इसकी सूचना सीएमओ को दें। जल्दी उसकी आवाज निर्धारित दायरे में की जाएगी। सीएम योगी अपने गिरानगर गोरखपुर में बोल रहे थे। स्पाइस जेट के विमानों में तकनीकी खराबी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों स्पाइस जेट के विमानों में आ रही समस्याओं को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइंस को फटकार भी लगाई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। दरअसल मैंगलोर से दुबई पहुंचे स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है। दरअसल 8 साल पुराने बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन जेट के सोमवार को दुबई के लिए उड़ान भरी थी और वहां लैंड करते वक्त इसकी नोज व्हील में समस्या पाई गई। हालांकि ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि समस्या के चलते किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। ये सभी यात्राएं पूरी सुरक्षित है। गुरु पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन वेदों के रचयिता वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस साल गुरु पूर्णिमा का आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाई जाएगी। वहीं इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन 4 राज योगों का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे दुर्लभ शुभ संयोग में गुरु पूजन से कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। वहीं इस दिन गंगा में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को सुबह लगभग 4 बजे शुरू होकर अगले दिन गुरुवार 14 जुलाई को देर रात 12:07 पर समाप्त होगी। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों को डाइवर्ट करना और उनके सोर्स स्टेशनों को बदलना एक आम प्रक्रिया है। रेलवे कई ट्रेनों को कैंसिल से लेकर उनका रूट डाइवर्ट करता है, लेकिन रविवार को जब रेलवे की ओर से एक ट्रेन के रूट को बदला गया तो ट्विटर पर एक यात्री ने पोस्ट डालते हुए लिखा है कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। उसने अपने पोस्ट में IRCTC की ऑफिशियल हैंडल को भी टैग किया है। दरअसल ट्रेन नंबर 12,650 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने रूट पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन का माजरी जंक्शन और सीताफल मंडी के बीच डायवर्जन किया गया तो उस ट्रेन में सफर कर रहे कृष्णा CH बेहरा नामक यात्री को इस बात की आशंका हुई कि कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है। जनसंख्या दिवस पर सोमवार को सीएम योगी के बयान के ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने के स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो के बाद से यूपी में इस मामले को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट पर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। सपा के गठबंधन साथी और जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करना जानती है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, औलाद पैदा करने का ताल्लुक निजी तौर पर इंसान नहीं से नहीं अल्लाह से है। यूपी सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, सीएम योगी ने जो बात कही है उस पर सबको आगे आना चाहिए। कॉन्क्लेव में ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध आदर्श प्रक्रियाओं को अपनाने पर बल दिया गया। इस दौरान यूरोपीय संघ द्वारा विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। इस वर्चुअल कॉन्क्लेव में CK विश्वास, CEO नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश में सुरक्षित ई-कचरे के निपटान के लिए प्रासंगिकता के बारे में मौजूदा स्थिति को विस्तार से जानकारी दी है। देश में बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय व राज्य एजेंसी द्वारा लगातार कवायद की जा रही है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी एक व्यक्तिगत यात्रा पर यूरोप गए। हालांकि उनके राष्ट्रपति चुनाव और संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को लौटने की उम्मीद है। इसके अगले ही दिन यानी 18 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और ये 6 अगस्त को खत्म होगा। संसद के इसी सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई और उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा। गेहूं के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगने के बाद दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ देशों ने गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत से अनुरोध भी किया था। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत से वाणिज्यिक गेहूं का निर्यात यमन के लिए आपूर्ति का एक अहम जरिया बनकर सामने आया है। दरअसल संकट के समय भारत ने यमन को गेहूं देकर जो मदद की है, संयुक्त राष्ट्र ने उसकी तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र में माननीय मामलों के लिए सहायक महासचिव एवं आपात राहत उप समन्वय जायसी सूर्या ने परिषद में अपने संबोधन में कहा कि भारत से गेहूं के खेप यमन के लिए आपूर्ति का अहम स्रोत बन रहा है। खासतौर पर यूक्रेन में जारी युद्ध को देखते हुए ये काफी अहम है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।